जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम संधि शारीर यानी कि सिंडेस्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे। संधि शारीर के अंतर्गत स्टडी ऑफ जॉइंट्स और आर्टिकुलेशन का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद शास्त्र में संधि किसे कहते हैं, संधि शारीर क्या है, इसके पर्याय, प्रकार आदि के बारे में क्या वर्णन दिया गया है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें। संधि शारीर, सबसे पहले परिचय देखते हैं। संधि का अर्थ है मेल या संगम और शारीर का अर्थ है रचना और क्रिया का अध्ययन। अर्थात संधि शारीर में संधि की रचना और क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब ये संधि क्या है, तो शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अस्थियों का मेल अस्थि संधि, शिराओं का मेल शिरा संधि, पेशियों का मेल पेशी संधि आदि। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में संधि से अस्थि संधि ही लिया जाता है। प्राणियों के शरीर में सारी अस्थियां संधि द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इनके ऊपर अनेक प्रकार की मांसपेशियां फैली हुई रहती है, जो शिरा और धमनियों द्वारा रक्त संचार एवं पोषण करती है तथा अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायता करती है। ऐसे संधियों का जिसमें वर्णन किया जाता है, जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे संधि शारीर कहते हैं। अब निरुक्ति और परिभाषा देखते हैं। सम धातु को धा प्लस की प्रत्यय लगने से संधि शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है मेल या संगम। अब परिभाषा देखते हैं। चरकाचार्य ने परिभाषा बताते हुए कहा है कि अस्थि संयोग स्थानम, अर्थात अस्थि के संयोग स्थान को संधि कहते हैं। जबकि शारंगधर संहिता में कहा गया है कि संधयः च अंग संधानात् देहे प्रोक्ता कफान्विता, अर्थात कोई भी दो अंगों जिसका मेल होता हो उसे संधि कहते हैं, जो कफ द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हमें यहाँ संधि से अस्थि संधि लेना है या कोई भी दो अंगों की संधि लेना है, इसे क्लेरिफाई करते हुए सुश्रुत शारीर स्थान में कहा है कि अस्थानाम तु संधयो ही एता केवला परिकीर्तिता, अर्थात संधि से अस्थियों के संधि को ही लेना चाहिए। पेशी स्नायु शिराणाम तु संधि संख्या न विद्यते, पेशी स्नायु और शिरा की संधि को संधि संख्या में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट संधि संख्या देखते हैं। इसके बारे में आचार्य में थोड़ा मतांतर देखने को मिलता है। आचार्य चरक ने 290 संधि संख्या बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 210 और अष्टांग हृदय में 2000 तक संधि संख्या बताई है। यह मतांतर का मुख्य रीजन यह है कि आचार्य सुश्रुत ने डिसेक्शन करके संधि को गिन के संधि संख्या बताई है, जो 210 है, जबकि आचार्य चरक ने अनुमान के आधार पर बताई है, इसलिए थोड़ी बढ़ गई है और तरुणास्थि को भी गिन लिया है। जबकि अष्टांग हृदय में संधि के अंतर्गत सिर्फ अस्थि संधि न लेकर पेशी संधि, स्नायु संधि आदि को गिन लिया है, इसलिए संख्या 2000 तक पहुंच गई है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो संधि संख्या 210 है वह देखते हैं। उसे 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शाखाओं की संधि जो 68 है, दूसरा है मध्य शरीर की संधि जो 59 है और तीसरा है शीर एवं ग्रीवा की संधि जो 83 है। यह संख्या आपको याद रखनी जरूरी है, इसलिए इसे रट लो। शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59 और शीर एवं ग्रीवा में 83। अब सबसे पहले शाखाओं की 68 संधि देखते हैं। एक शाखा में 17 संधि होती है, इसीलिए टोटल 17 इंटू 4 68 संधि होती है, जिसमें से प्रत्येक अंगुली में 3 संधि होती है, जो 3 इंटू 4 12 हुई। प्रत्येक अंगुष्ठ में 2 होती है। जानु या कुरपर में 1 होती है। जानु नी जॉइंट को कहते हैं, जो अधो शाखा में होता है, जबकि गुरपर एल्बो को कहते हैं, जो ऊर्ध्व शाखा में होता है। वैसे ही गुल्फ या मणिबंध में 1 होती है। गुल्फ को एंकल जॉइंट और मणिबंध को रिस्ट जॉइंट कहते हैं। और वंक्षण या फिर स्कंध में 1 संधि होते हैं। इस तरह टोटल 17 इंटू 4 68 संधि होती है। मध्य शरीर में 59 होती है, जिसमें कटी कपाल में 3, जिसे सौणी फलक भी कहते हैं, पृष्ठवंश में 24, पार्श्व में 24 और उरह में 8।
इस तरह टोटल 59 संधि होती है, इसे याद रखना इजी है। पृष्ठ और पार्श्व में 24 जबकि उरह और कटी में 8 3 24, 8 इंटू 3 24 होता है, वैसे 8 और 3 इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपको न्यूमोनिक चाहिए तो पप्पू यूके गए या फिर पप्पू कऊ, ऐसे आप पार्श्व, पृष्ठ, कटी और उरह ऐसे याद रख सकते हो। जबकि शाखाओं को याद रखने के लिए जानवी कपूर गुम हो गई, जानवी से जानू, कपूर से कुरपर और गुम से गुल्फ और मणिबंध, ऐसे आप चारों नाम याद रख सकते हो। और अंगुली अंगुश में तो आप गिन भी सकते हो। और बाकी रहा वक्षण, जिसको याद रखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। शिर और ग्रीवा में 83 संधि होती है, जिसमें शिर की अर्थात ग्रीवा के ऊपर की संधि 54 है, जिसमें दंतमूल में 32, काकलक 1, नासा 1, नेत्रश्रित वर्पमंडल 2, गंड 2, कर्ण 2, शंख 2, हनु 2, भोह और शंख के ऊपर 4 और शिरा कपाल में 5 तथा मूर्धा में 1। इस तरह 54 संधि होती है। इसे आप खास याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप ट्रिकी देखोगे तो नासा 1 है तो 1 ही होती है, कर्ण 2 है तो इसमें 2 संधि है, शंख भी 2 है, हनु भी 2 है तो 2 संधि है। भोह और शंख के ऊपर 2 मतलब एक भोह के ऊपर एक शंख के ऊपर तो 2 हुई, इस तरह 2 साइड 4 हो गई। शिरा कपाल में 5 है, मूर्धा में 1 है और दंत 32 होते हैं तो वैसे 32 और काकलक 1। तो आप अगर स्मार्टली याद करना चाहोगे तो याद हो भी जाएगा। और ग्रीवा के नीचे जो संधि रहती है उसकी संख्या 29 है, जिसमें ग्रीवा में 8 रहती है, कंठ में 3 रहती है और हृदय या फिर क्लोम नाड़ी में 18 संधि रहती है। तो इस तरह से आप इसे एक ओवरलुक दे दो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो भी आप इजीली लिख पाओगे। संधि के प्रकार बताते हुए सुश्रुत संहिता में कहा है कि संध्यस्तु द्विविधाः चेष्टावंतम स्थिराश्च, अर्थात संधियां 2 प्रकार की होती है, चल और स्थिर संधि। शाखासु हन्वोः कट्यं च चेष्टावन्तस्तु संधयः, अर्थात शाखा, हनु और कटी में चेष्टा युक्त संधियां होती है। शेषास्तु संधयः सर्वे विज्ञया ही स्थिरा बुधेः, बाकी की सारी शेष संधियां स्थिर होती है, ऐसा बुद्धिमान को जानना चाहिए। इस तरह से क्रिया की दृष्टि से संधि के 2 प्रकार होते हैं, चल संधि और अचल संधि, यानी कि स्थिर संधि। चल संधि के भी फिर से 2 प्रकार हम बोल सकते हैं, एक है बहुचल संधि और दूसरा है इसदचल संधि। रचना की दृष्टि से संधि के प्रकार बताते हुए सुश्रुत शारीर स्थान में कहा है कि त एते संधयो अष्टविधाः कोर, उलुखल, सामुदग, प्रतर, तुन्नसेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावर्ताः, अर्थात संधि के 8 प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है कोर संधि, जिसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। दूसरा है उलुखल, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तीसरा सामुदग अर्थात सैडल जॉइंट। चौथा प्रकार है प्रतर, जो कि ग्लाइडिंग या फिर प्लेन जॉइंट है। 5वां प्रकार है तुन्नसेवनी, जिसे हम सुचर्स कह सकते हैं। 6ठा प्रकार है वायस्तुंड, जो कॉन्डिलर जॉइंट होता है। 7वां प्रकार है मंडल, जो कार्टिलेजिनस और एन्युलर जॉइंट है। और अंत में शंखावर्त, जो कि स्पाइरल एंड कार्टिलेजिनस और मेम्ब्रेनस एंड फिक्स जॉइंट है। क्या आपको यह 8 प्रकार याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है? तो एक न्यूमोनिक देखिए। कौन उल्लू के सामने प्रश्न रख रहा है कि क्या तूने वायु से मंडल जैसा शंख बनाया? यहाँ पर कौन से कोर संधि, उल्लू से उलूखल संधि, सामने से सामुदक संधि, प्रश्न से प्रतर संधि, तूने से तुन्न सेवनी संधि, वायु से वायस्तुंड संधि, मंडल से मंडल संधि और शंख से शंखावर्त संधि, ऐसे आप 8 प्रकार याद रख सकते हो। इसमें से पहली संधि बहुचल है, दूसरी बहुचल संधि या स्थिर संधि दोनों हो सकती है। फिर 3, 4 और 6 नंबर की इसदचल संधि है और 5, 7 और 8 नंबर की स्थिर संधि है। तो इस तरह से आप क्रिया और रचना की दृष्टि से संधि के प्रकार इजीली याद रख पाओगे।
अब एक के बाद एक संधि के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कोर संधि। हारायण चंद्र ने अपनी टीका में लिखा है कि कोर एक निबंधन है जो कपाट को बंद करने के लिए यूज होता है। इस तरह यह संधि कोर की समान होती है। दरवाजे और खिड़कियों को स्थिर और चल रखने वाले बंधन की तरह होती है और यह संधि संकोच तथा प्रसारण के लिए जरूरी है। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ झानु गुरपरेसु कोराह संधयः, अर्थात अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, झानु और कुरपर सब में कोर संधि रहती है और क्रिया की दृष्टि से यह बहुचल संधि है। हम सब जानते हैं कि हाथ और पैर का हलन चलन में ज्यादा यूज होता है, तो यह बहुचल संधि है। दूसरा है उलूखल संधि। यह संधि उखली और मुसल की तरह होती है। इस संधि में एक अस्थि का गहरा गड्ढा जैसा भाग होता है और दूसरी अस्थि का मुसल समान शीर होता है। दोनों के मेल से यह संधि बनती है। स्थान देखें तो कक्षा, वंक्षण, दशनेषु उलूखलाः, अर्थात कक्षा, वंक्षण और दांत में उलूखल संधि है। इसमें से कक्षा और वंक्षण यह दोनों बहुचल संधि है, जबकि दांत है यह स्थिर संधि है। तीसरा प्रकार है सामुदक संधि। सामुदक का अर्थ होता है संपुट या संदूक, जिसे बॉक्स भी कहते हैं। इसमें दो अस्थियों के समतल पृष्ठ के बीच में संधि होती है। एक पृष्ठ थोड़ा गहरा होता है और दूसरी अस्थि का पृष्ठ थोड़ा उन्नतोदर होता है। अंशपीठ गुद भग नितंबेशु समुदका, अर्थात अंशपीठ, गुद, भग और नितंब यहाँ पर सामुदक संधि होती है और क्रिया की दृष्टि से यह ईशत चल संधि है। इसमें थोड़ी सी क्रिया होती है। चौथा प्रकार है प्रतर संधि। इस संधि में दोनों अस्थियों के पृष्ठ समतल होते हैं और घर्षणवत क्रिया होती है। स्थान देखें तो ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतराः, अर्थात ग्रीवा और पृष्ठवंश में मतलब कि सारी वर्टिब्रा में प्रतर संधि होती है और क्रिया की दृष्टि से यह भी ईशतचल संधि है। अगर आपने नोटिस किया हो तो 2, 3 और 4 तीनों प्रकार में थोड़ा सा ही फर्क है। प्रतर संधि में दोनों अस्थियों के पृष्ठ बिल्कुल ही समतल होते हैं। सामुदक में एक अस्थि का पृष्ठ थोड़ा गहरा होता है और उलूखल में एक अस्थि का पृष्ठ ज्यादा गहरा होता है। पांचवा प्रकार है तुन्न सेवनी संधि। गणनाथ सेन जी ने इस संधि सीवन के आकृति वाली बताई है। इसमें दो अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर रेखावत संधि बनाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो अस्थि की जो किनोर है, एजिस है, वह जिगजैग शेप में रहती है और दोनों एक दूसरे में फंसकर रहती है, जिससे सूचर्स जैसा आकार बनता है। शिरः कटि कपालेषु तुन्न सेवन्यः, अर्थात शीर की और कटी की सारी कपालास्थियां है उसके बीच में तुन्न सेवनी संधि होती है और क्रिया की दृष्टि से यह संधि स्थिर संधि है। छठा प्रकार है वायस्तुंड संधि। गणनाथ सेन जी ने इसे काकमुख भी कहा है। यह कौवे की चोंच के समान आकार वाली होती है और एक अस्थि का सिरा कौवे की चोंच की तरह दूसरी अस्थि से जुड़ता है। गणनाथ सेन जी ने कहा है कि हनुसंधि में जो शंखास्थि से जुड़ा हुआ भाग रहता है उसे वायस्तुंड संधि कहते हैं। हन्वोरुभयस्तु वायस्तुंडः, अर्थात हनु की दोनों तरफ की संधि वायस्तुंड रहती है और क्रिया की दृष्टि से यह ईशतचल संधि है। सातवां प्रकार है मंडल संधि। यह संधि तरुणास्थियों में देखने को मिलती है और मंडल के आकार की होती है। कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ीसु मंडलाः, अर्थात कंठ, हृदय, नेत्र और क्लोम नाड़ी में मंडल संधि होती है और क्रिया की दृष्टि से यह स्थिर संधि है। आठवां प्रकार है शंखावर्त संधि। यह संधि भी तरुणास्थियों में देखने को मिलती है और शंख के समान आकृति वाली चक्राकार होती है। श्रोत्र श्रृंगाटकेषु शंखावर्तः, अर्थात श्रोत्र और श्रृंगाटक में शंखावर्त संधि रहती है और क्रिया की दृष्टि से यह भी स्थिर संधि है। तो आपने नोटिस किया होगा 7 और 8 दोनों स्थिर संधि है और दोनों तरुणास्थियों में देखने को मिलती है, सिर्फ आकार में फर्क है। सातवां मंडल संधि है वो गोलाकार रहता है, जबकि शंखावर्त संधि चक्राकार रहती है। अंत में संधि के कार्य और महत्व देखते हैं। शरीर के प्रत्यंगों को गति प्रदान करना यह संधि का मुख्य कार्य है, जैसे घूमना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, भोजन करना,
आदि क्रिया के लिए संधि का प्रयोग होता है और संधि जरूरी है। यह तो हुई चल संधि की बात। अचल संधि में गति नहीं होती है, लेकिन वह अस्थियों को जोड़कर रहती है, जैसे शिरा कपाल की अस्थियों की संधि। इस तरह संधि दो कार्य करती है, एक तो गति प्रदान करना और दूसरा अस्थियों को जोड़कर रखना। महत्व बताते हुए सुश्रुत संहिता में कहा है कि बुद्धिमान चिकित्सक को आच्छादन यानी कि खींचना, पीड़न यानी कि नीचे ऊपर दबाना, संक्षेप यानी कि सिकोड़ना और बंधन यानी कि बांधना, यह 4 उपाय द्वारा चल और अचल संधि को स्थापित करना चाहिए। इसलिए संधि का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि अगर संधि शारीरिक का ज्ञान होगा तो ही हम फ्रैक्चर वगैरह में आच्छादन, पीड़न, संक्षेप या बंधन के द्वारा चिकित्सा कर पाएंगे। इसीलिए चिकित्सा करने के लिए संधि शारीरिक का ज्ञान अति आवश्यक है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।